हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं ब्रह्मास्त्र सीरीज में। ये लेक्चर 1 है बच्चों, बिजनेस लॉज एंड बीसीआर का। और यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आपकी सबसे वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, दैट इज राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में। कि बहुत बच्चों को राइटिंग में लॉ की दिक्कत आ रही है। मेन दिक्कत तो इसलिए आती है क्योंकि बच्चा पहले लर्न नहीं करता है जो जितना उसको याद करना चाहिए, और डायरेक्टली लिखने चला जाता है। तो अगर आप बिना लर्निंग के, रट्टा नहीं मारना है बट एटलीस्ट आपको प्रोविजंस पता होने चाहिए, फिर अगर आप लिख कर देखोगे तो आपका काम होने लगता है। एंड देन डे बाय डे प्रैक्टिस से वो इंप्रूव होता है। ठीक है, तो आज डे 1 है। मैंने कहा यार प्रैक्टिस में क्या लेकर जाएं, तो एक पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूं, दैट इज दिसंबर 22 का पेपर, जो कि कहा जाता है कि भाई बिजनेस लॉस का हार्ड पेपर आया था। उसमें जिसमें बच्चों को लिखने में, टाइम मैनेज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। तो वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस सीरीज के जरिए। एंड ये सीरीज आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है अगर आप मेरे साथ इस सीरीज का होमवर्क करते रहेंगे तो। सबसे पहले आज मैं बेटा क्वेश्चन 1 करने वाला हूं, जो कि 12 मार्क्स के लिए, 4 मार्क का हर एक 3 पार्ट्स हैं, 4 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स। तो ये आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके सर। यहां पर मैं आपको आंसर पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं आपको आंसर लिख कर बताऊंगा कि एग्जाम में आपको कैसे आंसर प्रेजेंट करने हैं, कैसे आंसर लिखने हैं। क्लियर है? यस सर। और फिर इसके बाद, खत्म होने के बाद, मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा, जो मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराने वाला हूं ब्रह्मास्त्र की। तो जो मैं होमवर्क दूंगा, अगर आप उस आंसर को लिखकर, अपने याद करके लिखकर ले आएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में बेटा वो चेक भी हो जाएगा कि आपने वो सही करा था, नहीं करा था, आप जिस डायरेक्शन में गए थे वो सही डायरेक्शन थी या नहीं थी। तो वो चीजें आपको साथ साथ पता चलती जाएंगी। बाकी जिनको भी राइटिंग प्रैक्टिस में इशू आता है, मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूंगा, अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है। अगर आप डेली एक क्वेश्चन भी हमारे क्वेश्चन बैंक का लिखकर देखेंगे तो आपकी काम हो जाएगी। मिनिमम एक क्वेश्चन लिखिए, 2 लिख लीजिए डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। तो उसके साथ अगर आप प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको इजीली जो है इंप्रूव होता जाएगा। पहले लर्न करो उसके प्रोविजन, जिस क्वेश्चन को लिखने जा रहे हो, और फिर उसे लिखकर आपको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आया था, 4 मार्क्स का। फिर इसका अगला 1B कंपनीज एक्ट का आया था 4 मार्क्स का, और 1C सेल ऑफ गुड्स एक्ट का आया था 4 मार्क्स का। तो मैं पहला क्वेश्चन रीड करता हूं और इसे सॉल्व करता हूं। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन 1A, एक्स एग्रीज टू पे वाई। एक्स ने वाई को बोला कि मैं तुम्हें दूंगा 1 लाख रुपए अगर वाई तुम जेड को किल कर देते हो। ठीक है, ये दिमाग में आते ही आपको क्या आना चाहिए? इल्लीगल एग्रीमेंट, कि ये तो इल्लीगल एग्रीमेंट है। अगर नहीं आ रहा है तो मतलब कॉन्सेप्चुअल दिक्कत है। ओके सर। नाउ वाई को पे करने के लिए एक्स ने 1 लाख रुपए उधार लिए। किससे? डब्लू से उधार लिए। और डब्लू जिसने लोन दिया था उसको भी पता है कि एक्स इन पैसों का इस्तेमाल मर्डर के पैसे देने के लिए करने वाला है। एज पर दी एग्रीमेंट वाई ने जेड का मर्डर कर दिया। बट जब वाई एक्स से पैसे मांगने गया तो एक्स ने वाई को पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। एक्स ऑल्सो रिफ्यूजेस टू पे द लोन टू डब्ल्यू, और जब डब्ल्यू ने अपना पैसा वापस मांगा तो एक्स ने उसे भी पैसा देने से इनकार कर दिया। आपको बताना है वैलिडिटी, कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है। जो हुआ है किसके? एक्स और वाई के बीच में, और एक्स और डब्ल्यू के बीच में। ये क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर, टॉप पे लिखते हैं मिडल में, क्वेश्चन नंबर 1A। ठीक है, अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद हम पहली हेडिंग डालेंगे बेटा प्रोविजंस। पहली हेडिंग क्या डालेंगे? एग्जाम में भी आपको ऐसी हेडिंग डालनी है, प्रोविजंस। ठीक है, ओके सर। फिर प्रोविजन का क्या करेंगे हम लोग? लिखना पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखना स्टार्ट करते हैं। प्रोविजंस को आपको पॉइंट फॉर्म में लिखना होता है। प्रोविजन वो होते हैं जो लॉ में लिखे होते हैं, जो लॉ की बातें होती हैं। ओके सर। नाउ एज पर दी provisions of
as per the provisions of the Indian Contract Act 1872। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एक्ट का नाम गलत लिख देते हैं या एक्ट का ईयर गलत लिख देते हैं, तो एक्ट का नाम पूरा और एक्ट का ईयर आपको याद होना चाहिए। ओके सर। नाउ इल्लीगल एग्रीमेंट, इल्लीगल एग्रीमेंट, इल्लीगल एग्रीमेंट क्या होता है भैया? इल्लीगल एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विच लॉ, जिसे लॉ फॉरबिड करता है, विच लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड। तो पहले मैंने मीनिंग बताया कि इल्लीगल एग्रीमेंट होता क्या है, फिर मैंने कहा सेकंड स्टेटमेंट, ऑल इल्लीगल एग्रीमेंट्स, ऑल इल्लीगल एग्रीमेंट्स आर void agreements, all illegal agreements are void agreement। तीसरा तीसरा एक और हमने प्रोविजन पढ़ा था कि ऑल कोलेटरल एग्रीमेंट या कनेक्टेड एग्रीमेंट्स टू एन इलीगल एग्रीमेंट वो भी वॉइड होते हैं। तो हम ये लिख देंगे कनेक्टेड एग्रीमेंट्स। यहां पर आप कोलेटरल भी लिख सकते हैं कि बुक में दोनों शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो कनेक्टेड एग्रीमेंट्स टू इल्लीगल एग्रीमेंट्स, illegal agreements are also void, are also void। यहां पर हमारे प्रोविजन जो हैं खत्म हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब मैं लिखूंगा फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस। ठीक है, ओके सर। आप सिर्फ फैक्ट्स भी लिख सकते हैं, फैक्ट्स ऑफ द केस भी लिख सकते हैं। ये कहां से लेते हैं मेरे बच्चा? ये लेते हैं हम लोग क्वेश्चन से। यहां से उठाऊंगा मैं, कहां से मेरे बच्चा? क्वेश्चन से उठाऊंगा। दैट इज एक्स एग्रीज टू पे 1 लाख रुपीज टू वाई, एक्स एग्रीज टू पे रुपीज 1 लाख to y if y kills z, अगर y z को मार देता है। टू पे y, टू पे y x बोरोस रुपीज 1 लाख from W who is aware of the who is aware of the purpose of loan। ठीक है, ओके सर। लेटर ऑन x later on x refuses to pay to y and w। मैंने दोनों को क्लब कर दिया कि y को भी पैसा नहीं दिया और w का भी पैसा वापस नहीं किया। नेक्स्ट हेडिंग आएगी मेरे बच्चा, एक लाइन छोड़ेंगे, देख लो, आप देख लो मैं कहां कहां लाइंस छोड़ रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, हेडिंग आएगी एनालिसिस एंड कंक्लूजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, इसे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, ओके सर। क्योंकि यहां पर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट,
तो मेरा एनालिसिस एंड कंक्लूजन भी ऐसे ही आएगा फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में, ठीक है। आप क्लब करके नहीं लिखेंगे, आपको अलग करके ही लिखना पड़ेगा एनालिसिस एंड कंक्लूजन वाला भी। तो यहां पर पहला किसके बीच हुई है, एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई, यस और नो। सिंस एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई is illegal agreement, is illegal agreement, therefore illegal agreement, therefore it is void in nature, therefore it is void in nature, क्योंकि ये एक इलीगल एग्रीमेंट है और ये मेरा फाइनल कंक्लूजन है कि void in nature है, ठीक है। ओके सर, सेकंड पॉइंट आता है एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू। तो एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू is a connected agreement, is a connected agreement, is a connected agreement to illegal agreement, illegal agreement is a connected agreement to illegal agreement, therefore it is also void in nature, therefore it is also void in nature, यानी दोनों ही क्या है, void है मेरे बच्चा, दोनों ही void है। और यहां पर हमारा 4 मार्क्स का आंसर जो है खत्म होता है। अगर आप इसे अपनी कॉपी पे लिखेंगे अराउंड आपका 3/4 पेज जो है वो फिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली 4 मार्क्स का आंसर आपका इतना ही जाता है, 3/4 या फुल पेज जितना, ठीक है। ओके सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1B, जो कि एक बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे एक पढ़ने में ही बहुत टाइम चला जाएगा अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो, है ना। तो आया 4 मार्क्स के लिए, बट बड़ा बहुत है लेंथ में, तो इसको टाइम देके पढ़ना पड़ेगा। तो आधा टाइम तो इसको पढ़ने में चला जाता है एग्जाम में, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि हमारे से स्पीड स्लो हो जाती है हमारी और हमारा लॉ का पेपर छूट जाता है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ 60 या 70 मार्क्स का स्कोर कर पाते, अटेम्प्ट कर पाते हैं, और फिर जब उनके एग्जाम में 35-35 आते हैं तो वो कहते हैं अरे सर इसमें तो हम फेल हो गए। अरे बेटा तुमने 50-60 मार्क का तो सॉल्व किया था, 35 तुम्हारे आगे, तुम्हारे 50% से ज्यादा नंबर हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे कम है क्योंकि तुमने अटेम्प्ट कम मार्क्स का किया था। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको कम से कम 2-3 पेपर टाइम लगा के सॉल्व करने होते हैं, तब जाके आपको समझता है कि कहाँ कितना टाइम देना है, कहाँ कैसे टाइम छोड़ना है, वो चीजों की कॉल आपको लेनी पड़ती, ठीक है। ओके सर, आइए, मिस्टर आर एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, टॉयज के मैन्युफैक्चरर है, टॉयज बनाते हैं। वो कंपनी के पास गए, कंपनी को बोला फॉर सप्लाई, ठीक है, ऑफ रॉ मटेरियल वर्थ 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का मुझे रॉ मटेरियल दे दो। मिस्टर आर को ऑफर किया गया क्रेडिट पीरियड 1 महीने का, यानी रॉ मटेरियल डिलीवर होने के बाद 1 महीने तक उन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, 1 महीने के बाद यानी विद इन 1 मंथ जो है वो पे कर देंगे। ओके सर, ओके। मिस्टर आर ने बेटा ड्यू डेट का इंतजार नहीं करा और वो कंपनी के पास 1 महीने से पहले ही 3रे दिन 4थे दिन जब भी जाना था गए, और वहां पर उन्हें कुर्सी पर बैठा मिला मिस्टर सी, जो कि एम्प्लॉय था। कहां पर बैठा हुआ था बेटा, कुर्सी लगाकर, बिलिंग काउंटर पर कुर्सी लगाकर बैठा हुआ था।
उसने कन्विंस कर लिया फॉर्मर को, यहां पर फॉर्मर मतलब कौन है, मिस्टर आर को ये कन्विंस कर लिया कि भैया वो पेमेंट जो 1.5 लाख रुपए की करनी है वो तुम किसे कर सकते हो, मिस्टर सी को कर दो, क्योंकि आज बिलिंग कैशियर जो है छुट्टी पर गया हुआ है, उसकी जगह मैं आज बैठा हूं। ओके सर, मिस्टर आर ने मनी पे कर दी, मनी पे कर दी, और उसे पे करने के बाद क्या मिली, सी के सिग्नेचर वाली और जिस पर कंपनी की सील लगी हुई थी वो मिली। आफ्टर द लैप्स ऑफ ड्यू डेट, जब 1 महीना कंप्लीट हो गया तो मिस्टर आर को एक लीगल नोटिस आया, रिकवरी नोटिस, कि भैया कंपनी के 1.5 लाख रुपए कब दे रहे हो। आर ये पढ़कर चौंक गया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कंपनी को पैसा दे चुका था। आर ने कंपनी को इन्फॉर्म करा कि भैया उसने ऑलरेडी पूरा पैसा जो है वो, क्योंकि वो एक आउटसाइडर है और उसके पास जेन्युइन रीजन था मिस्टर सी को ट्रस्ट करने का, और इसलिए उसने उस पर विश्वास करके जो है उसे पैसा थमा दिया, पूरा पैसा पे कर दिया है। ओके सर, लेकिन कंपनी ने आर की एक ना सुनी और कंपनी ने फाइल कर दिया केस अगेंस्ट मिस्टर आर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, कि ये हमारे पैसे नहीं दे रहा है। क्वेश्चन ये है इस केस का फ्यूचर डिसीजन क्या होगा, फेट क्या होगा, एंड आर की कितनी लाइबिलिटी होगी कंपनी की एज ऑन करंट डेट इन कॉन्सोनेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। और फिर उसका सेकंड पार्ट है, वुड योर आंसर बी डिफरेंट, क्या तुम्हारा आंसर बदल जाता अगर रिसीप्ट अंडर कॉमन सील इशू नहीं करी गई होती मिस्टर सी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन पहले तो ये है कि कौन से प्रोविजंस के ऊपर पूछा गया है। तो यहां पर आइए स्टार्ट करते हैं। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड इट्स एक्सेप्शन। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बहुत सिंपल सी बात कहता है कि आउटसाइडर्स जो हैं वो अवेयर नहीं होंगे कंपनी के इंटरनल प्रोसीजर्स और पॉलिसीज के लिए, और उन्हें वो ये एज्यूम कर सकते हैं कि अंदर सब काम जो है सही चल रहा है। तो यहां पर हम टॉप पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 बी। क्या लिखेंगे मेरे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1 बी। ओके सर, यहां पर सबसे पहली हेडिंग आएगी प्रोविजंस। सबसे पहली हेडिंग क्या आएगी, प्रोविजंस। प्रोविजन में पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। तो एज पर दी, ठीक है, एज पर दी, यहां पे सीधा हम लिख देंगे एज पर दी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, एज पर दी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इंडोर मैनेजमेंट, आउटसाइडर्स are not bound to inspect the internal procedures of company. Outsiders are entitled to assume that all the internal procedures are correctly followed by the company। और जब भी बेटा अगर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पर क्वेश्चन आएगा तो आप ये लाइन जरूर लिखना कि दिस डॉक्ट्राइन is based on
based on landmark case of Royal British Bank versus Turquand. This doctrine is based on landmark case of Royal British Bank versus Turquand. ठीक है, ओके सर। और इसीलिए हम इसको ऑल्सो नोन एज टर्क्वांड रूल, और इसीलिए हम इसको टर्क्वांड रूल के नाम से भी बुलाते हैं। चलिए, ये तो हमने डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की बात करी, बट क्वेश्चन में अगर रिसीट नहीं इशू होती तो हमें उसके एक्सेप्शन की भी प्रोविजन में लिखना पड़ेगा। एक्सेप्शन क्या है, कौन सा? 3 एक्सेप्शन हमने पढ़े थे, फोर्जरी, एक्चुअल नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी और सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी। तो यहां पर हमें सारे एक्सेप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, बट क्वेश्चन में जोन सा एक्सेप्शन लगा है वो वाला अगर हम मेंशन कर देंगे तो काम हो जाएगा। दैट इज सस्पिशन ऑफ irregularity is one of the exception of doctrine of indoor management. One of the exception of doctrine of indoor management when the circumstances of the case creates suspicion then it is the duty of the outsider to make necessary inquiries before entering into any transaction for doing any transaction। यहां पर हमने प्रोविजंस लिख दिए। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है फैक्ट्स ऑफ द केस। बट अगर आप देखोगे, देखो यहां पर आपका खुद का जजमेंट काम आना चाहिए। ये क्वेश्चन कितने मार्क का है? 4 मार्क्स का। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन की लेंथ देखी और अगर मैं इसके पूरे फैक्ट्स लिखने बैठ गया तो भैया एक तो मेरा टाइम चला जाएगा, जिस टाइम के जाने की वजह से मेरे आगे के क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो अगर मैं इतने बड़े क्वेश्चन के, जितनी इतनी बड़ी स्टोरी लिखी हुई है, इसके फैक्ट्स लिखने क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट करने बैठ जाऊंगा तो पक्का पक्का यह है कि मेरा आगे का कोई क्वेश्चन छूट जाएगा, बिकॉज 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मेरे पास लिमिटेड टाइम है। तो यहां पर जब इस तरह का केस आता है तो मैं क्या करता हूं, फैक्ट्स ऑफ द केस को इग्नोर करके सीधा एनालिसिस एंड कंक्लूजन लिख देता हूं। क्या मार्क्स कटेंगे? बिल्कुल नहीं कटेंगे, बिकॉज हमने कई सारे क्वेश्चन में फैक्ट्स भी लिखे हैं जहां पर हमें लिखना। हाँ, अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क का होता तो मैं फैक्ट्स भी लिख देता, क्योंकि मेरे को सफिशिएंट टाइम दिया गया है। तो इट्स ऑल बेस्ड अपॉन कि टाइम कितना दिया गया है। क्या मैंने उसे प्रोविजन सारे बताए हैं? मैंने प्रोविजन सारे बताए हैं। क्या मैंने जो उसने पूछा था वो भी बता दिया? हाँ, बता दिया। सिर्फ मैंने फैक्ट्स को हटा दिया क्योंकि वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थे और मैं उसके लिए चांस नहीं ले सकता था कि मैं बाकी आंसर्स का जो है मार्क्स खो दूं। तो यहां पर अब मैं स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज
एनालिसिस एंड कंक्लूड, एनालिसिस कंक्लूड। ठीक है, यहां पर दो क्वेश्चन पूछे तो मैं दोनों के आंसर अलग दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? पहला यह है, जब रिसीट इशू करी है, व्हेन रिसीट इज issued by Mr. C to Mr. R under common seal, okay? Under common seal of company, ठीक है, then there is no liability, of Mr. R की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी towards the company, since Mr. R, ठीक है, मिस्टर आर यहां पर आपको दिया भी है क्लियरली, ये रहा, मिस्टर आर हैज जेन्युइन रीजन टू ट्रस्ट, मिस्टर आर had genuine reason to trust Mr. C, genuine reason to trust Mr. C who claimed, वो तो फिर दोबारा आगे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज व्हाट इज द फेट ऑफ द केस, जो कंपनी ने केस फाइल किया है उस केस का क्या होगा। तो अकॉर्डिंगली मैं उसका भी आंसर कर देता हूं, अकॉर्डिंगली कंपनी विल लूज द केस अगेंस्ट मिस्टर आर, तो कंपनी जो है वो केस हार जाएगी क्योंकि मिस्टर आर को कोई पैसा नहीं देना। सेकंड सिनेरियो क्या है? सेकंड सिनेरियो है व्हेन रिसीप्ट, क्या लिखा है, if a receipt under common seal was not issued by Mr. C, तो सेकंड है, if receipt under common seal was not issued by Mr. C after receiving payment from Mr. R, then Mr. R is liable towards company, because in this case it is the duty of outsider, it is the duty of Mr. R to make proper inquiry, before making payment, ठीक है। तो यहां पर जो है वो लायबल हो जाएंगे, यहां पर जो है लायबल हो जाएंगे। तो यहां पर मिस्टर आर इज लायबल अंडरलाइन कर दूंगा और यहां पर मैं अंडरलाइन कर दूंगा
कहां गया, देयर इज नो लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर आर। दोनों केस का मैंने जो फाइनल कंक्लूजन है वो क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, ओके सर। यहां पर हम चाहें तो एक और केस लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंगली कंपनी विल विन द केस अगेंस्ट मिस्टर आर, तो लिख देते हैं। क्या करना है, अकॉर्डिंगली कंपनी विल विन केस अगेंस्ट मिस्टर आर। यहां पर जो है केस जीत जाएंगे और यहां पर जो है कंपनी केस हार जाएगी। ठीक है, ओके सर। लास्ट क्वेश्चन बेटा कंपलसरी क्वेश्चन का, क्वेश्चन 1C अगेन 4 मार्क्स का है, अगेन 4 मार्क्स का है। थ्योरी क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चन नहीं आया 1C में। थ्योरी क्वेश्चन का सिंपल सा फंडा होता है, अगर आपको लॉ के पॉइंटर्स पता है तो आप थोड़ा बहुत बना के उन सारे पॉइंटर्स को लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है उस क्वेश्चन के बारे में कि बुक में क्या लिखा था, तो फिर आपके लिए वहां पर दिक्कत हो जाती है, वहां पर आपके लिए दिक्कत हो जाती है। तो डिस्कस द essential elements regarding the sale of unascertained goods and its appropriation as per the provision of Sale of Goods Act 1930। तो यहां पर बेटा सिंपल है, अगर आपको पता है, अब यहां पे क्या लिखेंगे, सबसे टॉप पे लिखेंगे क्वेश्चन 1C, और यहां पर अब मुझे हेडिंग्स बनाने की जरूरत नहीं है, प्रोविजन, फैक्ट्स, एनालिसिस, कंक्लूजन, क्योंकि यहां पर सिर्फ प्रोविजन ही लिखने हैं, वो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा क्योंकि मल्टीपल हेडिंग्स यहां पर होने नहीं वाली हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में हम हेडिंग्स लिखते नहीं है, कोई भी सीधा आंसर लिखते हैं। द एसेंशियल एलिमेंट्स regarding sale of unascertained goods, the essential elements regarding sale of unascertained goods and its appropriation are as follows, क्या क्या पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट था कि कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी ऑफ अनअसर्टेन्ड गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट किसका होना चाहिए, अनअसर्टेन्ड गुड्स का होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर अगर आप बुक उठाकर देखेंगे तो वहां पर फ्यूचर गुड्स भी लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन क्योंकि अनअसर्टेन गुड्स से लिखा है तो मैंने वो वाला वर्ड इग्नोर कर दिया कि ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, ठीक है। गुड्स जो हैं, गुड्स मस्ट मैच विद द डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी stated in the contract, ठीक है, ओके सर। सी पार्ट, गुड्स मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट, गुड्स मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट, ओके सर। गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए। गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली, एप्रोप्रिएटेड। गुड्स का जो एप्रोप्रिएशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, विदाउट एनी कंडीशन होना चाहिए, अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड फॉर दी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ओके सर। एप्रोप्रिएशन कौन कर सकता है, एप्रोप्रिएशन
appropriation can be done by seller with the assent of buyer, and by buyer with the assent of seller, F assent may be express or implied. Assent may be express or implied. ठीक है, assent can be given before or after the appropriation. तो यहां पर मेरे बच्चा हमारा क्वेश्चन 1 जो है कंपलसरी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस तरह से ये आपको एग्जाम में लिखना होता है। ये बच्चे जो है, जो मैं लिखता जा रहा हूं, कैसे लिखता जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पॉइंट्स क्या है, मैंने लर्न करे हुए हैं और मैं तो कहीं टाइम से पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैंने लर्न करे हुए हैं। आपको टाइम लगेगा, आपको लर्न करने पड़ेंगे अगर आपको लर्न नहीं है ना। सिंपल। होमवर्क पर आ जाते हैं। आपका होमवर्क क्या रहने वाला है, तो इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 2, जी हां, इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क रहने वाला है, जिसमें एक क्वेश्चन मेरे बच्चा 7 मार्क्स का है, आप फोटो ले सकते हैं चाहिए तो, और सेकंड क्वेश्चन आपका एलएलपी पर है 5 मार्क्स का, जिसमें डिफरेंस बिटवीन एलएलपी और एलएलसी पूछा गया है। ट्राई योरसेल्फ, एक बार आप ट्राई करेंगे, लिख कर देखेंगे, और लिख कर देखने के बाद में जब नेक्स्ट ब्रह्मास्त्र का लेक्चर आएगा तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व आपको करवा के दूंगा, और फिर हम लोग मैच करेंगे कि आपका आंसर गुरप्रीत सर के आंसर से कितना ज्यादा, कितना परसेंट जो है मैच कर रहा है। ठीक है, ओके सर, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगा, जितने बच्चों को जो है राइटिंग सेशन में दिक्कत आ रही थी, राइटिंग प्रैक्टिस में दिक्कत आ रही थी। तो चलिए, टाटा, बाय बाय।